आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8। हमारे अतीत भाग 1 में अध्याय 2 का अपन पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज तीसरा अंतिम चैप्टर है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया का देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी अंग्रेज़ों ने जो भारतीय राज्यों में जो रियासतों को अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया अपनाई, उनमें उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का प्रयोग किया, न कि सीधा किसी रियासत के साथ हस्तक्षेप किया गया। कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी की रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार उससे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कंपनी यदि किसी रियासत को अधिग्रहण में ले लेती तो उस रियासत की सेना का खर्चा है वो उस रियासत का शासक कंपनी के अधिकारी को देता था और कंपनी उस सेना के माध्यम से उस रियासत की रक्षा करती थी। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? देखिए, इसमें रेजिडेंट की ताकत क्या होती है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने ये कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत को राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की महंसाई निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती ही रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई पैसा रास्ता अपनाता है तो जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जेम्स मिल 1882 के लेख से ये प्रकाशित किया गया है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण के लिए ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली
शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगांव से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती हैं। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर पड़ गई। फिर भी टीपू ने नियत्थे इस शेर का मुकाबला किया और आखिर कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद में उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाना लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 69, 1780 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजगाद पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर, सिंधिया होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी राज्यमंडल के राजस्व थे सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही।
लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिर उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न लें। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों ने गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1885 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय हैं। काजी एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया उसे महाभियोग कहा जाता है। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए
मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से भी पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कार्य इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दारोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जैसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता से सैनिक ताकत में भी मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना भी थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्यों को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में शस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करने उन्हें पेशेवर से सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिवाय जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति है जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। यह धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार या घुड़सवार। मॉस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। मैचलॉक शुरुआत दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति और विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वो कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से ये प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर दूर में आने लगे। कक्षा कार्य में देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं आपको। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। गृह कार्य में देखिए, चौथा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? पांचवा प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे?
छठा प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। सातवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। आठवां प्रश्न है, सब्सिडी एलाइस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। नौवां प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। 10वां प्रश्न है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। 11वां प्रश्न आपके बनता है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव में बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ और कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। इस प्रकार से आपका ये दूसरा अध्याय वो यहीं समाप्त होता है।